भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने देश में एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। तो रिजर्व बैंक का ये कहना है कि भारतीय जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो बिना सोचे समझे लोगों को लोन दे रही हैं और एवरग्रीनिंग की प्रैक्टिस में इंडल्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी के ऊपर और इन कंपनीज की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर अगर आप देखें, खबर हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हाल ही में जो भारत में एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनका ऑडिट किया जा रहा था, उनका निरीक्षण किया जा रहा था। और इसी निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने यह पाया कि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी ऐसी हैं जो कि बिना सोचे समझे, बिना किसी स्टैंडर्ड को फॉलो किए हुए लोगों को लोन दे रही हैं, लोगों को ऋण दे रही हैं। ऐसे में इस पूरी सिचुएशन की वजह से जो आपकी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की फाइनेंशियल सिचुएशन पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसी को लेकर के आरबीआई ने एनबीएफसीज को लेकर के चिंता जाहिर की है, जहां पर चिंता का कारण यह है कि कुछ एनबीएफसीज ऐसे उधारकर्ताओं को नए लोन दे रही हैं जिन्होंने पहले जो है क्रेडिट पर डिफॉल्ट किया है। सिंपल सा मतलब यह है कि पहले वो व्यक्ति अपना लोन चुकाने में असफल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लोन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति पहले लोन नहीं दे पाया था, पहले लोन नहीं चुका पाया था, तो फिर वो दूसरा लोन कैसे चुका पाएगा। जैसे इस पूरी खबर में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने जो है अपना होम लोन डिफॉल्ट किया था, घर का लोन डिफॉल्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को एक व्हीकल लोन प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके की प्रैक्टिस आपको भारत में एनबीएफसी कंपनियों के बीच में देखने को मिल रही है। ये मुद्दा केंद्रीय बैंक द्वारा कुछ एनबीएफसी के वार्षिक निरीक्षण, एनुअल एग्जामिनेशन के दौरान, एनुअल इवैल्यूएशन के दौरान ये देखने को मिला है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और खुद आरबीआई का कहना है कि अगर ये जो पूरी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस इसी तरीके से जारी रहती है तो इसकी वजह से भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आप याद करिए, अगर आपने पढ़ा है साल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिला था, जहां पर जो अमेरिका के बैंक थे उन्होंने सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड जो लोन थे वो प्रदान किए थे, क्योंकि उस समय लोन काफी ज्यादा दिया जा रहा था। उस समय ऐसे भी लोगों को लोन दिया गया था जिनके पास लोन चुकाने की कोई क्षमता ही मौजूद नहीं थी। और धीरे धीरे सिचुएशन खराब होती गई और अंततः एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो वही सिचुएशन भारत में ना आ जाए, उसको लेकर के आरबीआई जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देखा। तो खबर में हमने देखा कि किस तरीके से आरबीआई ने भारत में एनबीएफसीज की जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रेडिट प्रैक्टिसेस हैं, उनको लेकर के चिंता जाहिर की है। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म आपको देखने को मिलता है, एक और शब्द यहाँ पर चर्चा में आता है, वो है एवरग्रीनिंग, लोन एवरग्रीनिंग। लोन एवरग्रीनिंग का क्या मतलब है और आरबीआई ने इसको लेकर के क्या चिंता जाहिर की है। लोन एवरग्रीनिंग अगर आप देखें तो आरबीआई विशेष रूप से एवरग्रीनिंग के जोखिम को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क है। एवरग्रीन का मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है कि उधारकर्ता को नया लोन देकर पुराने तनावग्रस्त लोन की किस्त चुकाने में मदद करना। इससे लेंडर की एसेट बुक जो है उसकी वास्तविक गुणवत्ता छिपी रहती है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमने डेफिनेशन देखी है, इसका मतलब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि लोन जब दिया जाता है तो लोन देने में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से दो लोग? ये आपका मान लीजिए लोन है, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक आपका बैंक होता है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है, और एक पर्सन होता है जो कि लोन प्राप्त कर रहा है, या कोई कंपनी भी हो सकती है जो कि लोन प्राप्त कर रही है। तो ये दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने, बैंक ने इस व्यक्ति को लोन दिया है या इस कंपनी को लोन दिया है, और ये कंपनी या फिर ये व्यक्ति लोन चुकाने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ऐसे में किस पर इंपैक्ट पड़ेगा? इस व्यक्ति पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी जो सिचुएशन है, इसका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब होगा, और इसकी वजह से बैंक पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों बैंक पर इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि बैंक का जो एसेट है वो यहां पर प्रभावित होगा, ये एनबीएफसी का जो एसेट है वो यहां पर प्रभावित होगा। तो ऐसे में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, जिसको कहा जाता है एवरग्रीनिंग। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका एवरग्रीनिंग। अब एवरग्रीनिंग में क्या होता है? मान लीजिए बैंक ने इस व्यक्ति को 100 रुपए का लोन दिया था और इस पर ब्याज भी चढ़ चुका है, मान लीजिए 5 रुपए का इस पर ब्याज चढ़ चुका है, टोटल 105 रुपए इसका अमाउंट हो गया है, और अब ये व्यक्ति इस 105 रुपए को चुकाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा? बैंक अगर बैंक को एवरग्रीनिंग करनी है, एवरग्रीनिंग में क्या किया जाएगा? एवरग्रीनिंग में बैंक जो है दोबारा इस व्यक्ति को लोन प्रदान करेगा 105 रुपए का। बैंक जो है दोबारा इस व्यक्ति को लोन देगा 105 रुपए का, और इस व्यक्ति को जो 105 रुपए मिलेंगे वो इसका इस्तेमाल करके वापस अपने बैंक के लोन को चुका देगा।
तो अब इसके ऊपर कितना लोन हो गया है, अब इसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है 105 रुपए, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर उस पर मान लीजिए 5 रुपए का और इंटरेस्ट लगता है और अमाउंट बढ़ के 110 हो जाता है। तो अब तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चुका पाएगा, तो इसको दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। बैंक अपनी एसेट, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए दोबारा से इसको 110 रुपए का लोन प्रदान करेगा और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। इस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एवरग्रीनिंग का प्रोसेस। और भारत में बहुत सारी जो एनबीएफसीज हैं उनके बीच में आपको ये एवरग्रीनिंग का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के आरबीआई ने अपनी चिंता जाहिर की है। ये जो प्रैक्टिस है ये दीर्घकाल में लेंडर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, यानी कि जो बैंक है इस बैंक के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति को क्या है, इस व्यक्ति के ऊपर तो लोन बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब ये लोन जो है इसकी क्षमता से भी आगे निकल जाएगा और ये कभी उस लोन को चुका ही नहीं पाएगा। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, इसमें नुकसान तो बैंक का हो रहा है। तो इसीलिए आरबीआई ने इसको लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। आप थोड़ा सा एनपीए और एसएमए की फुल फॉर्म होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट, दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले वर्तमान नियम अगर आप देखें तो यदि ब्याज और मूलधन 90 दिनों से ज्यादा समय तक के लिए बकाया रहता है तो इसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। क्या डिक्लेयर किया जाता है, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया जाता है। इसमें एक और शब्द आता है आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट। मान लीजिए आप जो है आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को 30 दिनों के लिए नहीं चुकाते हैं, आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को 30 दिनों के लिए नहीं चुकाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको एसएमए स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एसएमए 1 कहा जाएगा। तो इसमें अलग अलग डेट्स के आधार पर वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट मौजूद है जिस चार्ट में यही चीज दिखाई गई है कि कैसे जो है आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब सबसे पहले अगर आप देखें, मान लीजिए आप रेगुलर अपना लोन चुका रहे हैं तो इसको रेगुलर कस्टमर माना जाएगा, इसको स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा। अब स्टैंडर्ड एसेट की दो कैटेगरीज होती है, एक तो रेगुलर पेमेंट करने वाले, एक स्ट्रेस्ड पेमेंट करने वाले। मान लीजिए आपने जो है 1 दिन से लेकर के 30 दिनों तक अपना पेमेंट नहीं किया है, 30 दिनों तक आपने पेमेंट नहीं किया है तो इसको एसएमए 0 कहा जाता है। 30 से 60 दिनों तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इसको एसएमए 2 कहा जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए 1 कहा जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहा जाता है। और अगर आप 60 से 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हैं तो इसको एसएमए 2 कहा जाता है। तो दोबारा इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके स्टैंडर्ड एसेट हैं उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, रेगुलर एसेट और स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट में 3 तरीके के एसेट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप 1 से 30 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कहा जाता है। अगर आप 31 से 60 दिन तक पेमेंट नहीं करते हैं तो इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहा जाता है। और अगर आप 61 से 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करते हैं तो इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कहा जाता है। और अगर आप इसके भी ऊपर निकल जाते हैं, अगर आप इन 90 दिनों को भी क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप एनपीए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। तो अगर कोई संपत्ति जो है, अगर कोई लोन जो है वो 90 दिनों तक नहीं आता है, 90 या उससे ज्यादा दिनों तक नहीं आता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि ऐसा लोन जो कि 12 महीने तक एनपीए रहा है, 12 महीने तक अगर कोई एनपीए रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। फिर आता है आपका डाउटफुल एसेट, ऐसा एसेट यानी कि ऐसी संपत्ति, ऐसा लोन जो कि 12 से ज्यादा महीने तक एनपीए रहा है, उसको डाउटफुल एसेट कहा जाता है। और अंत में आता है आपका लॉस एसेट, जिसको नॉन रिकवरेबल एसेट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि बैंक ने अब मान लिया है कि अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला है, तो बैंक इस पैसे को अपनी जो बैलेंस शीट है उससे राइट ऑफ कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। अब आपका अंत में आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग अगर आप देखें, बहुत सिंपल सी बात है कि बैंक और एनबीएफसी लगभग एक जैसा ही काम करते हैं। सिंपल से डिफरेंस ये है कि बैंक के पास बैंकिंग एक्टिविटीज करने का लाइसेंस होता है और बैंक के ऊपर ज्यादा रेगुलेशंस होती हैं, जबकि एनबीएफसीज की अगर आप बात करें तो वो भी फाइनेंस के सेगमेंट में ही काम करते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोन देते हैं, कुछ दूसरी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। उनको सारे एनबीएफसीज आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं, लेकिन सारे बैंक आरबीआई द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। इनकॉर्पोरेटेड अगर आप देखें किसके अंदर इनको रजिस्टर किया जाता है, तो आपके जो बैंक होते हैं उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट कानून आपको मिलेंगे। सबसे पहला कानून है आपका जिसके तहत इनका रेगुलेशन होता है, वो कानून है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इसमें इनको रेगुलेट करने की जो पावर है वो आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मिली हुई है।
अगर एनबीएफसीज की अगर आप बात करें तो एनबीएफसीज का जो इनकॉर्पोरेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो किया जाता है आपका कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि बैंक का जो रेगुलेशन होता है या बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से, और एनबीएफसीज का जो रेगुलेशन है उसको किया जाता है आपका कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से। अगर आप देखें लोन सैंक्शन प्रोसेस, बैंकों का जो लोन सैंक्शन प्रोसेस रहता है, अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से आपको लोन मिलेगा, बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस जो है वो बैंक अपनाते हैं, जबकि एनबीएफसीज जो है वो बहुत हल्का सा प्रोसेस होता है इनका। आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऐड भी आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर ये कहा जाता है कि आपको 5 मिनट में लोन मिल जाएगा, आपको 10 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो वो क्या है, अगर आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको 5 मिनट में कभी लोन नहीं मिलेगा, आपको कभी 10 मिनट में लोन नहीं मिलेगा, लेकिन एनबीएफसीज में आपको 5 मिनट में लोन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी होता है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो इनका लोन देने का प्रोसेस बहुत इजी है। डिमांड डिपॉजिट की अगर आप बात करें तो ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं। कुछ एनबीएफसीज ऐसे हैं जो कि डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो दो तरीके के डिमांड डिपॉजिट होते हैं, दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। तो ये जो एनबीएफसीज है मोस्टली आपका सॉरी माफ कीजिएगा, एनबीएफसीज जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एनबीएफसीज, कई एनबीएफसीज ऐसे हैं जो कि टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अगर आप देखें तो जो हमारे बैंक होते हैं उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है, यानी बैंक का पैसा अगर आपका डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा जो है वापस मिल जाएगा। एनबीएफसीज में ऐसा कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस देती है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो कुछ बैंकों में मौजूद होती है और एनबीएफसीज में मौजूद नहीं होती है। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशो आपका बैंकों में कंपलसरी होता है, यहाँ पर आरबीआई अलग से रूल्स डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा आप देखें तो क्रेडिट क्रिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन में पार्ट लेते हैं, बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लेकिन एनबीएफसीज क्रेडिट क्रिएशन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। बैंक जो है वो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांजैक्शन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, एनबीएफसीज भारत के ट्रांजैक्शन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन सर्विसेज यहाँ पर आपको याद रखनी, ये हमने देख लिया है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत में बैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भारत के आपके पब्लिक बैंक्स हैं उनमें 20% एफडीआई अलाउ किया गया है, और जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें 74% एफडीआई अलाउ किया गया है, जिसमें से 49% एफडीआई जो है वो आपका डायरेक्टली किया जा सकता है और इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट रूट अपनाना पड़ेगा। एनबीएफसीज में 100% एफडीआई अलाउ किया गया है, तो ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, एनबीएफसीज में 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी कि एसएमए निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेयर बाजार में निवेशकों के विशेष ट्रेडिंग खाते के लिए, ऑप्शन बी बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तनावग्रस्त ऋण की प्रारंभिक पहचान के लिए, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए, ऑप्शन डी सरकारी सब्सिडी वितरण के विशेष खातों के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।